भारतीय अर्थव्यवस्था में कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। इसके लाभ क्या होंगे, चुनौतियां और संभावनाएं विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में आपको चिपका दें। ठीक, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी, जिसे डिजिटल रुपया भी कहा जाता है, का पायलट प्रोजेक्ट होगा, यानी अभी यह प्रायोगिक चरणों में है। इसके कारण इसकी प्रकृति और उपयोग पर देश भर में चर्चा हो रही है, और उसी चर्चा का एक हिस्सा कैसे हमारी इकोनॉमी को ये कैटलाइज कर देगा, इस विषय पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जरा देखिए, अगर हम अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट यानी प्रायोगिक दौर में, लेकिन यहाँ कहा भारत पहले से ही डिजिटल लेनदेन के क्षेत्र में, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, काफी प्रगति कर चुका है। जैसे यूपीआई आप देख सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ऐसे में डिजिटल रुपए का स्थान और भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, चूंकि इनके परिणाम यूपीआई वगैरह के बहुत व्यापक है। अब सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य इंटरनेशनल स्तर पर डिजिटल रुपए की क्या स्थिति है, वह यहाँ बताया गया। तो आईएमएफ का डेटा देते हुए कहा गया कि 130 से अधिक देश अपने यानी डिजिटल रुपया लागू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, जिनमें G20 देशों में से जो 19 बहुत बेहतर ढंग से इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी बीआईएस की एक रिपोर्ट कहती है कि सीबीडीसी का उपयोग वित्तीय लेनदेन को तेज कर देगा, बिना बाधा के कर देगा और कम लागत वाला बना देगा। जैसे आपको बैंक जाकर के लेनदेन करना है, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार, पेट्रोल आना जाना, समझ रहे हैं। डिजिटल मुद्रा वैश्विक इकोनॉमी को नई दिशा देने में सहायक हो सकती है। इसको रख लीजिएगा, आईएमएफ क्या कर रहा है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या कर रहा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच एक सेतु के रूप में भारत के लिए डिजिटल नवाचार में इस सीबीडीसी के साथ नेतृत्व करना महत्वपूर्ण है। अरे भाई, हम जब कहते हैं कि साउथ हम तुम्हारे लीडर हैं, भाई हम लीडर डिजिटल सेगमेंट में हो। अब वही है, लाभ क्या होगा तो बताने की जरूरत नहीं। कर चोरी में कमी आएगी। अब आप खुद बताइए, ऑनलाइन होगा तो कर चोरी हो नहीं सकती। तो डिजिटल रुपए से हर लेनदेन का रिकॉर्ड होगा, जिससे काले धन और कर चोरी पर अंकुश लगेगा। यह छाया अर्थव्यवस्था, शैडो इकोनॉमी या समानांतर अर्थव्यवस्था जो जीडीपी का 20% है, ये वर्ल्ड बैंक कहता है, उसको कंट्रोल करने में सहायक होगा। इससे सरकार का टैक्स बेस बढ़ेगा। टैक्स बेस यानी अभी कितने लोग दे रहे हैं, थोड़ा और लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। वर्तमान में जीडीपी का 11.6% यानी शामिल हो जाएगा, और विकास एवं कल्याण के लिए सरकार के पास ज्यादा पैसा आएगा। आप देख सकते हैं, एनआईपीएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार बेहतर पारदर्शिता से भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 4% तक बढ़ सकता है। जीडीपी में टैक्स का हिस्सा बढ़ जाएगा, सरकार के पास फंड आ जाएगा, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए मैंने पहली यूनिट लगाई है भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना। व्यापारिक दक्षता में दूसरा लाभ होगा, एमएसएमई जो जीडीपी में 30% का रोल निभाता है, इसके लिए डिजिटल रुपया नकदी प्रबंधन की जो आज उनके सामने जटिलता उसको कम करेगा। इससे लेनदेन की गति और लागत में कमी आएगी, जिससे यानी गति बढ़ेगी, लागत में कमी आएगी, जिससे व्यापारी और ग्राहक दोनों को लाभ होगा। मैकिन्से की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के कारण पारंपरिक भुगतान प्रणालियों की अक्षमताओं को दूर करने से ग्लोबल जीडीपी 1.4% तक बढ़ जाएगी। तीसरा, इससे वित्तीय समावेशन भी होगा। लगभग 19 करोड़ वयस्क अभी भी भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। मैनी कराउंड ग्लोबल फाइंडेक्स की 2021 की रिपोर्ट। वैसे भी डिजिटल रुपए के माध्यम से इन लोगों को आसानी से वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि बहामास के सैंड डॉलर और चीन के ईसीएनवाई में देखा जा सकता है, यानी इसके द्वारा बचतों को जोड़ा गया। साथ ही सरकारी सब्सिडी और राहत पैकेज का प्रत्यक्ष लाभ अंत्योदय तक यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकता है। चौथा, सीमा पार भुगतान में सुधार, यानी पारंपरिक सीमा पार भुगतान यानी भारत से बाहर विधियां धीमी है, महंगी और कुछ ही मुद्राओं पर, डॉलर, यूरो, इन पर निर्भर करती है, जैसे कि डॉलर। बीआईएस यानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मानना है कि एम ब्रिज इनिशिएटिव इसी दिशा में एक प्रयास है, जिससे ब्लॉकचेन आधारित सीमा पार भुगतान प्रणाली विकसित हो सके। डिजिटल रुपया इस इनिशिएटिव में मदद करेगा। डिजिटल रुपया इस वैश्विक प्रयास में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भारत के वैश्विक व्यापार को बढ़ा सकता है। चुनौतियां, गोपनीयता का मुद्दा ऑब्वियस है, यानी सीबीडीसी के माध्यम से आपके पास कितना पैसा क्या नहीं है, वित्तीय डेटा थर्ड पार्टी के पास पहुंच सकती है। आप देख सकते हैं, जिसे लेकर 60% भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता चिंतित है, यानी लोकल सर्कल का एक सर्वेक्षण। तो ऐसे में भारत को गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना होगा, जो चीन के नियंत्रणीय गुमनामी मॉडल से बेहतर है। चाइना का कंट्रोलेबल एनोनिमिटी मॉडल है, जो बेहतर, इससे भी बेहतर हमें करने की जरूरत है। डिजिटल डिवाइड को पाटने की जरूरत है कि स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ी है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी समस्या में है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी भी एक समस्या में है। इस डिजिटल विभाजन को भी हमें दूर करना होगा, याद रखिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए डिजिटल रुपया की व्यवस्था हम ला रहे हैं, लेकिन हमें उसमें ऑनलाइन लेनदेन के साथ ऑफलाइन लेनदेन की सुविधा देनी पड़ेगी, जैसा कि ईसीएनवाई यानी चाइना ने, सैंड डॉलर महामास ने ऐसा ही किया। इसके साथ साइबर खतरे भी होंगे, हमें साइबर सुरक्षा की भी आवश्यकता है, याद रखिएगा। इसके लिए आरबीआई के नियामक सैंडबॉक्स और सीईआरटीएस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 का डेटा देखें तो साइबर हमलों में लगातार वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं, आगे का रास्ता सिंपल है, निजी क्षेत्र की भागीदारी इसमें लाइए। फिनटेक यानी जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां होती हैं, जिनका बाजार 2025 तक $150 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है ना, नेस्कॉम के अनुसार। ठीक है, तो फिनटेक कंपनियों और बैंकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। यूपीआई मॉडल, यूपीआई की सफलता से सीखना, जिसका तेजी से विकास बैंकों और फिनटेक स्टार्टअप द्वारा अपनाने के कारण हुआ। यदि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच उचित सहयोग होता है, तो भारत इस डिजिटल क्रांति से अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, डिजिटल रुपया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर प्रस्तुत करता है। यह कर राजस्व में वृद्धि, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और वैश्विक भुगतान प्रणाली में सुधार लाने में सहायक होगा। हालांकि इसकी सफलता गोपनीयता, डिजिटल विभाजन और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को हल करने पर निर्भर करेगी।